दोस्तों, जैन जी को अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली पीढ़ी समझा जा रहा था। वही जैन जी अब सड़कों पर उतरकर सरकारों से सवाल पूछ रही है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पड़ोसी देशों में भी युवाओं की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है। सवाल यह है कि आखिर इस युवा पीढ़ी के अंदर ऐसा क्या बदल गया है कि वो सिर्फ वोट देने वाली पीढ़ी नहीं रहना चाहती, बल्कि राजनीति की दिशा तय करने का दावा करने लगी है। और सबसे बड़ा सवाल, 2029 का चुनाव आते आते जब जैन जी देश का सबसे बड़ा युवा वोटर वर्ग बनने की तरफ बढ़ेगा, तब क्या बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल इस पीढ़ी को सिर्फ जाति, धर्म, राष्ट्रवाद या पुराने चुनावी नारों के सहारे अपने साथ खड़ा कर पाएगा? क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसमें इंटरनेट के बिना दुनिया देखी ही नहीं, जो नेताओं की रैली से पहले उसका वीडियो देखती है, भाषण से पहले उसकी क्लिप देखती है और पार्टी के दावे से पहले मोबाइल पर उसकी पड़ताल करती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। यही जैन जी कहीं पेपर लीक और रोजगार के सवाल पर सड़क पर दिखाई देती है, तो कहीं कावड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलती नजर आती है। कोई जलवायु परिवर्तन और लैंगिक समानता की बात करता है, तो कोई धर्म और राष्ट्रवाद को अपनी पहचान का अहम हिस्सा मानता है। तो फिर आखिर भारत की असली जैन जी है कौन? वो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, किसी और पार्टी के साथ है, या फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो किसी के साथ है ही नहीं? क्योंकि जिस पीढ़ी के हाथ में स्मार्टफोन है, उसके हाथ में आने वाले चुनाव की चाबी भी हो सकती है। और अगर राजनीतिक दलों ने इस पीढ़ी को समझने में गलती की, तो 2029 का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये इस बात का फैसला भी हो सकता है कि भारत की राजनीति पुरानी पीढ़ी चलाएगी या नई पीढ़ी, उसकी दिशा तय करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आज जब भारत में जैन जी की बातें होती हैं, तो बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहले वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने परीक्षा सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये वो पीढ़ी है जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके खुद को एकजुट किया, लोगों को जोड़ा और संस्थाओं पर दबाव बनाया। उनकी मांगे मुख्य रूप से पारदर्शी परीक्षाएं, मंत्रियों की जवाबदेही और ठोस सुधार थी। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भारत की जैन जी एक जैसी नहीं है और उसे एक जैसा मानना गलती होगी। पहले की हर पीढ़ी की तरह ये पीढ़ी भी अलग अलग सोच वाली है, बटी हुई है और कई विरोधाभासों से भरी हुई है। जो पीढ़ी सोशल मीडिया पर संस्थागत सुधार की मांग कर रही है, वही पीढ़ी उन्हीं प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रवादी कंटेंट, स्थानीय खबरें और धार्मिक पहचान से जुड़ा कंटेंट भी साझा कर रही है। जैसे भारत को सिर्फ एक कहानी से नहीं समझा जा सकता, वैसी उसकी जैन जी को भी एक नजरिए से नहीं समझा जा सकता। देश बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत विविधता है। मुंबई या बेंगलुरु में बड़ा हो रहा कोई युवा जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता या ग्लोबल पॉप कल्चर जैसे मुद्दों पर ज़्यादा बात कर सकता है। लेकिन छोटे शहरों और गांवों के बहुत से युवाओं की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। उनके लिए स्थायी नौकरी पाना, सरकारी परीक्षा पास करना, परिवार की आर्थिक मदद करना और अपना भविष्य बेहतर बनाना ज़्यादा जरूरी होता है। यही फर्क आर्थिक वर्ग में भी दिखाई देता है। इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूल से पढ़ा एक जैन जी स्टूडेंट वैश्विक अवसरों, वर्क फ्रॉम होम और विदेश में पढ़ाई जैसे सुविधाओं तक आसानी से पहुंच सकता है। वहीं करोड़ों दूसरे युवा जिन्हें ये सुविधा नहीं मिलती, गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज के बाद अपनी पहली स्थायी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ युवा कावड़ियां हैं। हर सावन में लाखों युवा, जिनमें कई छोटे शहरों और गांवों से आते हैं, भगवान शिव के लिए गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। भारत के बाहर के लोगों और यहाँ तक कि कई शहरी भारतीयों के लिए शायद ये वो जगह नहीं होगी जहाँ वो जैन जी को देखने की उम्मीद करेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपनी यात्रा रिकॉर्ड करते हुए इन युवाओं को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ये सभी एक ही पीढ़ी के हैं, सभी एक ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका भारत एक जैसा नहीं है। यही फर्क तय करता है कि वो किन राजनीतिक मुद्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं, किन नेताओं का समर्थन करते हैं और किस तरीके का भविष्य बनाना चाहते हैं। यही वजह कि जैन जी की तस्वीर उतनी आसान नहीं है
जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। यही कारण है कि इस पीढ़ी को लेकर इतनी बहस होती है। युवा कांवड़ियों को अक्सर स्वाभाविक रूप से भाजपा का समर्थक माना जाता है, जबकि इस पीढ़ी के कई शहरी युवाओं को व्यवस्था के खिलाफ सोच रखने वाला माना जाता है। तो क्या बीजेपी सिर्फ जेन जी के एक हिस्से को खुश कर सफल हो सकती है? और अगर हो भी जाती है तो क्या गारंटी है कि यही युवा वोटर आगे भी उसके साथ रहेंगे? अगर उन्हें नौकरी, बढ़ती चुनौती और आर्थिक अनिश्चितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा, इसी वजह से बीजेपी को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जैन जी पहले की पीढ़ियों की तुलना में ज्यादा व्यवहारिक है और उसके पास इंतजार करने का धैर्य भी कम है। सांस्कृतिक गर्व और पहचान युवा वोटरों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए अवसरों, सुरक्षित रोजगार और आर्थिक तरक्की की जगह नहीं ले सकते। बीजेपी सही तौर पर ये कह सकती है कि उसने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया और सरकारी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाया। युवा भारतीय नागरिक और उपभोक्ताओं के रूप में हर दिन इन बदलावों का फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों को अब भी लगता है कि ये उपलब्धियां उनकी सबसे बड़ी जरूरत पूरी नहीं कर पाई, यानी स्थायी नौकरी और सुरक्षित भविष्य की साफ राह। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राजनीतिक दलों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्ता में होने की वजह से बीजेपी पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन ऐसी पीढ़ी का भरोसा जीतना जो पारंपरिक राजनीति पर लगातार कम भरोसा कर रही है, हर राजनीतिक दल के लिए चुनौती होगा। असल जैन जी कौन है और वो सच में क्या चाहते हैं, इस पर बहस आगे भी चलती रहेगी। लेकिन एक बात अब साफ हो गई है कि हर राजनीतिक दल को युवा वोटरों को लेकर अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत होगी। राजनीति को देखने और समझने का उनका तरीका भी बदल रहा है। जैन जी अब अपनी जानकारी ज्यादातर छोटी वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स और डिजिटल क्रिएटर्स से लेता है, जबकि पहले की पीढ़ियां टीवी डिबेट, अखबार और व्हाट्सएप पर ज्यादा समय बिताती थी। राजनीति भी इस नई हकीकत के हिसाब से खुद को बदल रही है और राजनीतिक दल अपने लोगों तक पहुंचने का तरीका बदल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगला चुनाव जितना जमीन पर लड़ा जाएगा उतना ही स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। भारत के राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि जैन जी इस इंतजार में नहीं है कि नेता उसकी पहचान तय करे, वो अपनी पहचान खुद बना रहा है। क्लासरूम में, कांवड़ यात्रा के रास्तों पर, कोचिंग सेंटरों में, रील्स पर और सड़कों पर। जो राजनीतिक दल इस विविधता को समझेगा, उसके पास लगभग 38 करोड़ युवा भारतीयों का भरोसा जीतने का मौका उस दल से कहीं ज्यादा होगा, जो ये मानकर चल रहे हैं कि एक ही संदेश सभी युवाओं पर असर करेगा। दोस्तों, बीजेपी ने लंबे समय तक युवा भारत को अपने सबसे मजबूत राजनीतिक आधार के तौर पर देखा है, लेकिन जैन जी की कहानी सिर्फ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और बड़े बड़े नारों से पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि मोबाइल हाथ में लेकर बड़ा हुआ ये युवा अब भाषण नहीं, हिसाब भी देखता है, पोस्टर नहीं, अपनी जिंदगी का अनुभव भी देखता है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि कैमरे के सामने कही बात और जमीन पर दिखा देने वाली हकीकत में कितना फर्क है। बीजेपी के सामने असली चुनौती यही है। युवा अगर आस्था से जुड़ा है तो उसके रोजगार का सवाल भी उतना ही बड़ा है। अगर उसे राष्ट्रवाद पर गर्व है तो उसे अपने भविष्य की चिंता भी है। अगर वो डिजिटल इंडिया का हिस्सा है तो उसे प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी और अवसरों की दुनिया में भी अपना हिस्सा चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि देश आगे बढ़ रहा है, उस युवा की बेचैनी खत्म नहीं होगी जो सालों तक परीक्षा की तैयारी करता है और फिर पेपर लीक, भर्ती या नौकरी की अनिश्चितता में फंस जाता है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए आने वाला युवा वोट सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा बनने वाला है। क्योंकि पुरानी राजनीति में पहचान के सारे वोट जुटाना आसान था, नई पीढ़ी में पहचान के साथ प्रदर्शन भी दिखाना पड़ेगा। और अगर युवा को लगा कि उसके सपनों की कीमत सिर्फ चुनाव के समय है, तो फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदलने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सत्ता के पास ताकत होती है, लेकिन युवाओं के पास वक्त होता है। और इतिहास गवाह है, जब नई पीढ़ी अपना मन बदलती है तो सबसे मजबूत राजनीतिक समीकरण भी हिलने लगते हैं। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, युवा भारत को सिर्फ अपना वोटर बनाए रखना है या सचमुच उसके भविष्य का भरोसा जीतना है।
क्योंकि 2029 तक तस्वीर बदल चुकी होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।